हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए साइंस और मैथमेटिक्स का कंटेंट लेकर के आता हूं। मैथमेटिक्स के अंतर्गत हम लोग देख रहे थे कि फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर वाला जो मैथमेटिक्स का पोर्शन है उसको अपन कंप्लीट कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत पहले आपको जो है बहुपद और आपके द्विघात समीकरण के बारे में जो दे रखा था उसको अपन ने कंप्लीट कर लिया है ना। नेचुरल नंबर, रियल नंबर, उनके डेसिमल एक्सपेंशंस वगैरह कंप्लीट हो गए। उसके बाद में हमने जो है पढ़ा था मेंसुरेशन वाला टॉपिक, यानी जो क्षेत्रमिति वाला है आपके, जिसमें घन, घनाभ, बेलन, शंकु, चिन्हक, गोला, इनके सभी के जो है क्षेत्रफल, इनके सभी के आयतन, इनके बारे में बात करनी थी। फिर एक दूसरे में कन्वर्जन होता है तो किस प्रकार के क्वेश्चंस हम कर सकते हैं, वो अपन ने पीवाईक्यूज की हेल्प से समझ लिए थे। आज मैं आप सभी लोगों के साथ में थर्ड यूनिट स्टार्ट करने जा रहा हूं मैथमेटिक्स की, और वो है आपकी स्टैटिस्टिक्स यानी कि सांख्यिकी, जिसके अंदर हम आंकड़ों की बात करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को जो है, मुझे उम्मीद है कि मैथमेटिक्स की क्लासेस पसंद आ रही होगी, और यदि पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें, है ना। चलिए, तो अब हम बात करते हैं। आज हेडिंग डालेंगे सांख्यिकी। क्या हेडिंग डालेंगे? सांख्यिकी। सांख्यिकी, ठीक है। और जैसा इसका नाम है ना सांख्यिकी, वैसा ही इसका काम है। इसमें हम संख्याओं के बारे में ही बात करेंगे। सबसे पहले देखिए, सांख्यिकी का मतलब क्या होता है। तो सांख्यिकी का मतलब है बेसिकली कि कोई भी हमारे पास में जो संख्यात्मक आंकड़े हैं, है ना, जो हमारे पास न्यूमेरिकल डाटा है, उस संख्यात्मक आंकड़ों का व्यवस्थित तरीके से, एकदम सही प्रॉपर तरीके से जमाना, और प्रॉपर तरीके से एक सीक्वेंस के अंदर, एक ऑर्डर के अंदर लाना, और फिर उनकी स्टडी करना ही क्या कहलाता है? सांख्यिकी कहलाता है। सांख्यिकी को इंग्लिश में कहा जाता है स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, अब इसकी स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है, तो देखो, स्टैटिस, ठीक है, STA, फिर होता है TIS, है ना। ये एक तो सी मत लगाना, ये आपको बता देता हूं, ये गलती आप करते हैं ना, वो चीज सिखा रहा हूं मैं। ठीक है, तो टी क्या होता है? STA, फिर TIS, स्टैटिस। ठीक है, अब आपको लिखना है टिक्स, तो टिक्स के लिए फिर जो है क्या आता है? TICS आता है। तो ये ध्यान रखें कि इसकी स्पेलिंग क्या है ना। कई लोग ये लिख लेते हैं। अरे भाई, ये स्टैटिक होता है, और स्टैटिक का मतलब होता है रुका हुआ होना। हमें रुकना नहीं है, हमें संख्याओं के बारे में पढ़ना है, तो हमें पढ़ना पड़ेगा स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, टिस्टिक्स होता है। तो ये है इसकी स्पेलिंग, ये थोड़ा ध्यान रखना। अब इसके अंदर जो है, देखो क्या मतलब है। तो बेसिकली तीन शब्द होते हैं। एक होता है स्टेटस, ओ हो, हाँ, व्हाट्सएप वाला स्टेटस, बिल्कुल सही है। तो एक होता है स्टेटस, जो आपका लैटिन वर्ड है। ये क्या है? एक लैटिन वर्ड है स्टेटस। ठीक है, तो देखो, हम जो है इस स्टैटिस्टिक्स यानी कि सांख्यिकी जो शब्द है, वो कैसे आया है, इसकी व्युत्पत्ति की थोड़ी सी बात करते हैं। तो स्टेटस जो है वो है एक लैटिन शब्द है। फिर इसके बाद में एक होता है स्टैटिसा। क्या होता है? स्टैटिस्टा, ठीक है, स्टैटिस्टा। ये जो है स्टैटिस्टा, ये आपका एक वर्ड है, इटालियन वर्ड है, यानी इटली का वर्ड है, इटालियन वर्ड है ये, इटालियन वर्ड। और इसके बाद में, इटालियन के बाद में आ जाता है एक हमारे पास में स्टैटिस्टिक। ठीक है, क्या आता है? स्टैटिस्टिक। टिक्स नहीं आ रहा है, टिक आ रहा है केवल। यहां हमारे इंडिया में क्या पढ़ते हैं? स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, यहां पर क्या है? स्टैटिस्टिक ओनली। और ये वर्ड है जर्मन। कैसा वर्ड है? जर्मन वर्ड है। तो ये जो हमारा सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स जो है, वो किससे निकल करके आया है? तो बेसिकली ये इन तीन शब्दों से, स्टेटस यानी लैटिन, स्टैटिस्टा यानी कि इटालियन, और स्टैटिस्टिक है जर्मन का। इन तीनों शब्दों का जो अगर मतलब देखेंगे, अर्थ देखेंगे, तो इन तीनों का अर्थ होता है राज्य। बेसिकली इन तीनों का मतलब क्या है? तो अर्थ इन तीनों शब्दों का है राज्य, स्टेट। ठीक, समझ में आ गई बात? तो ये जो हमारे पास स्टेटस, स्टेटिसा और स्टैटिस्टिक,
जो है लैटिन, इटालियन और जर्मन शब्द हैं, और इन तीनों शब्दों का अर्थ अगर हम देखें तो राज्य होता है। इन्हीं से मिलकर के ये जो है स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी शब्द आया है। इसके बाद में एक हमें पता होना चाहिए कि सांख्यिकी का जनक कौन है, ठीक है। सांख्यिकी का जनक यानी फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स कौन है, तो फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो है वो है गॉट फ्रॉइड, लिखेंगे। ये क्या है, काम आ सकता है, कई बार जो है पूछ लिया जाए तो। गॉट फ्रॉइड एकेनबॉल, एकेनबॉल, ठीक, ये नाम है। क्या नाम है, गॉट फ्रॉइड एकेनबॉल। इसके बाद में ये तो हो गए सांख्यिकी के जनक। इसके बाद जो आधुनिक सांख्यिकी यानी मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स है उसके, तो आधुनिक आधुनिक सांख्यिकी के जनक, तो आधुनिक सांख्यिकी के जो जनक हैं वो कौन है, तो वो है हमारे पास में प्रोफेसर आर ए फिशर। कौन है, प्रोफेसर आर ए फिशर, ठीक। ये नाम आपको याद रखना है, लिख लीजिए। ये है ना, ये हालांकि स्टैटिक्स अगर हमें प्रॉपर पूरी पढ़नी होती तो वहां ज्यादा काम आता है, लेकिन थोड़ा बहुत नाम पता होगा तो काम ही आएगा, कोई नुकसान नहीं होगा आपको, है ना। इसी प्रकार से आप यहीं पर लिख ले हुए भारतीय भारतीय सांख्यिकी के जनक, ठीक है। तो भारतीय जो हमारी यानी कि इंडियन स्टैटिस्टिक्स जो है हम पढ़ रहे हैं, इंडिया में किसको जनक माना जाता है, तो वो है हमारे, कौन है, तो पीसी महाग्लोबिनिस। कौन है, पीसी महागलो लगोनिबिस, ठीक है, लिख लीजिए एक बार तो पता चल जाएगा। पीसी महालगोबिस, ठीक है, ये है इनका नाम। कौन है, तो पीसी महालगोबिस। अब कई बार जो है लगोबिस नहीं मिल करके न भी मिल जाता है, तो आप दोनों ही लिख लो, महालगो, ठीक, लगोनविस, ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं, पीसी महालगोनविस या फिर लग्नोबिस, ठीक है। चलो, तो ये स्टैटिक्स का अभी स्टार्टिंग है, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद में हम सांख्यिकी के अंदर क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो आंकड़ों को समझेंगे कि आंकड़े होते क्या हैं, डाटा क्या है, सम्मक क्या है, ठीक है। फिर उनका अपन क्या करेंगे, वर्गीकरण करेंगे, अलग अलग भागों में बांटेंगे, प्राथमिक आंकड़े, द्वितीयक आंकड़े। उसके बाद में उनकी टेबल फॉर्मूलेस मतलब फॉर्मेट बनाएंगे, ठीक है, टेबुलेशन करेंगे, उनका सारणीकरण करेंगे, और उसके बाद लास्ट में उनका विश्लेषण करते हैं, जिससे अपन मीन, मॉड, मीडियन और ये सब निकालेंगे, ठीक। चलो, देखिए, तो अब हम सबसे पहले समझते हैं कि आंकड़े क्या होते हैं। कुछ चीजें यहाँ पर थ्योरेटिकल है, जिनकी बात अपन जो है आज कर रहे हैं, बाद में अपने को आगे कोई समझने की जरूरत नहीं है, तो लिखते चलना। आंकड़े, अब आंकड़ों की अगर बात करें तो बेसिकली एक कोई फिक्स टारगेट लेकर के, कोई डेफिनेट जो है हमने उद्देश्य रख लिया, अपना एम रख लिया, और एक निश्चित उद्देश्य से हमने क्या करा कि एकत्रित करा, क्या करा, आंकड़ों को एकत्रित करा, ठीक है। मतलब कोई भी, अब वो चाहे लिखित कोई सूचना भी हो सकती है, कोई न्यूमेरिकल डाटाज भी हो सकता है कि भाई आप जैसे किसी के मोबाइल नंबर इकट्ठे करे हो, है ना, हो सकता है किसी के नाम भी इकट्ठे कर लिए हो किसी ने, तो नाम है, मोबाइल नंबर है, इस प्रकार की कोई विशेष एक उद्देश्य को लेकर के हमने कुछ सूचना को एकत्रित किया, और उसी सूचना को जो है वो हो सकता है संख्यात्मक रूप में हो, या फिर हो सकता है कि वो थियोरेटिकल फॉर्म में भी हो, उसी को हम क्या कहते हैं, समक कहते हैं, डाटा कहते हैं, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि निश्चित उद्देश्य को लेकर एकत्रित किया गया तथ्य, ठीक है। आंकड़ों का मतलब क्या हो जाएगा, किसी
निश्चित उद्देश्य को लेकर, किसी निश्चित उद्देश्य को लेकर एकत्रित किए गए तथ्य। ठीक, तो ये बात आपको याद रखनी है कि किसी निश्चित उद्देश्य को लेकर के एकत्रित किए गए जो तथ्य होते हैं वो सभी आपके क्या कहलाते हैं, आंकड़े कहलाते हैं, डाटास कहलाते हैं, जिन्हें अपन समक भी कहते हैं। ठीक, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ समक डाटा। ठीक, चलो इसके बाद में देखिए, आंकड़े जो है उन्हीं के माध्यम से हमें पता चलता है कि क्या चीज जो है ज्यादा आई है, कौन सी कम आई है, या कहाँ पर क्या हो रहा है, ये सब। जैसे आप इसको वर्तमान में अभी हाल ही में आपके जो है इलेक्शन जैसे संपन्न हुए, तो इलेक्शन के जो आंकड़े हैं, जैसे आपके पास में आ गया था कि यहाँ पर इतनी सीटें जीती है, यहाँ पर ये कार्य हुआ था, इस वजह से ये सीट जीती है, तो ये जो सब आपके पास में चीजें निकल कर आ रही है, वो कहाँ से निकल कर आई? वो वहां के जो आंकड़े हैं, वहां के लोगों ने जो जैसे बताया कि भाई हमने इसको वोट दिया, हमने इसको दिया, हमने इसको दिया, जैसे एग्जिट पोल आ जाते हैं पहले से, है ना। वो सब चीजें कैसे आ पाती है? वो उन्हीं आंकड़ों के माध्यम से फिर एक रिजल्ट तैयार किया जाता है कि हाँ ये हो सकता है। होगा ऐसा जरूरी नहीं होता है, आपने देखा ही होगा, है ना। परिणाम कई बार उल्टे भी आ जाते हैं, सोचते हैं उसके विपरीत हो जाता है ना। तो ये सब चीजें किससे पॉसिबल होती है? ये सभी इन्हीं आंकड़ों की वजह से होती पॉसिबल, वरना तो फिर पॉसिबल ही नहीं होती। अब हम आंकड़ों के वर्गीकरण की बात करते हैं। तो आंकड़ों का वर्गीकरण, अब आंकड़ों के वर्गीकरण की अगर मैं बात करूं तो दो भाग है हमारे पास। कितने भाग हैं? दो भाग। कौन कौन से? तो पहला भाग आ जाता है प्राथमिक आंकड़े, प्राइमरी डाटास। ठीक है, तो प्राथमिक आंकड़े। और द्वितीय नंबर पर आ जाते हैं द्वितीयक आंकड़े, सेकेंडरी डाटा, द्वितीयक आंकड़े। समझ में आ गई बात? तो हमारे पास में वर्गीकरण किया हमने आंकड़ों का, तो दो भाग निकल कर आए। एक आया प्राथमिक आंकड़े यानी प्राइमरी डाटास, और एक आ गए हमारे पास द्वितीयक आंकड़े यानी सेकेंडरी डाटास। ठीक है, अब प्राइमरी डाटास क्या होते हैं, सेकेंडरी डाटा क्या होते हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। प्राइमरी डाटा का बेसिकली अगर आप मीनिंग समझेंगे, तो प्राइमरी का मतलब क्या होता है? जैसे अगर मैं बात करूं विद्यार्थी के रेस्पेक्ट में, जैसे आपकी बात करूं, मेरी बात करूं, तो आपने स्कूल में एडमिशन लिया होगा, तो आप कहाँ पढ़े होंगे? प्राइमरी क्लासों में ही तो पढ़े होंगे, नर्सरी में, फिर पहली में, मतलब नर्सरी, फिर LKG, फिर HKG, फिर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे बढ़ते हैं आगे। ऐसे ही प्राइमरी विंग का मतलब क्या हो गया, प्राइमरी आंकड़ों का मतलब क्या हो गया? जहां से आंकड़े निकल करके आएंगे, क्योंकि नर्सरी का बच्चा ही आगे जाकर के 12th क्लास तक पहुंचेगा, या फिर जो है 11th में पहुंचेगा। समझ में आई बात? तो जिन आंकड़ों को जो है आप एकदम पूरा ही मतलब रिसर्च करके या लोगों से ढूंढ 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 करके निकाले जाते हैं, उन आंकड़ों को जो है ना, मतलब बिल्कुल एकदम ये कह सकते हैं कि अगर हम ऐसे आंकड़े की बात कर रहे हैं प्राइमरी आंकड़ों के अंदर, जो अभी तक एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे, जिन्हें आप खुद एग्जिस्ट करवाते हैं। जैसे आपके गांव के अंदर कितने लोगों के पास जियो की सिम है, कितनों के पास एयरटेल की सिम है, किसके पास आइडिया की है, किसके पास वोडाफोन है, किसके पास में VI है, किसके पास BSNL है, एयरसेल है। ऐसे आपने जो है एक कागज पे 6-7 सिमों के नाम लिखे और डिटेल लिखना शुरू किया। अब ये आंकड़ा किसी के पास अभी तक एग्जिस्टेंस में नहीं था, लेकिन आपने घर घर घूम घूम के एक एक व्यक्ति को पूछ पूछ के जो है ये आंकड़े तैयार किए। तो आपने जो आंकड़ा तैयार किया वो प्राथमिक आंकड़ा है, क्योंकि आपने खुद जो है वहां पर काम किया है, मतलब आप खुद उस आंकड़े को बना रहे हो। ठीक है, प्राथमिक आंकड़ों का मतलब समझ गए? तो अब इसकी जो है पूरी डेफिनेशन लिख लीजिए। जिन आंकड़ों को गणनाकार या फिर अनुसंधानकर्ता जो है स्वयं जांच पड़ताल या फिर पूछताछ करके जो है आंकड़ों को एकत्रित करता है, यह है इसकी शुद्ध हिंदी मीनिंग। तो आप लिख लीजिए। अब अपन डायरेक्ट प्राथमिक आंकड़ों से बात स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये यहाँ मिटा देते हैं। हेडिंग डालेंगे प्राथमिक
प्राथमिक आंकड़े। अब प्राथमिक आंकड़े क्या होते हैं, तो देखिए, जिन आंकड़ों को जिन आंकड़ों को गणनाकार या अनुसंधान, यानी रिसर्चर, ठीक है, अनुसंधानकर्ता, तो जिन आंकड़ों को गणनाकार या अनुसंधानकर्ता द्वारा द्वारा स्वयं, यानी खुद स्वयं जांच पड़ताल या पूछताछ, ठीक है, जिन आंकड़ों को गणनाकार के द्वारा या अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वयं जांच पड़ताल या पूछताछ करके करके आंकड़ों को एकत्र एकत्र किया जाता है, ठीक है। तो जिस खुद के द्वारा जो आंकड़े एकत्रित किए गए हैं वो आपके कैसे आ जाएंगे, प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं, ठीक। ये जो है प्रत्यक्ष रूप से ही प्राप्त किए जाते हैं, है ना। जो प्राथमिक आंकड़े हैं वो क्या हो रहे हैं, प्रत्यक्ष रूप से खुद जा जाके खुद ही ला रहे हो, तो प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त आंकड़े होते हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात। और इन्हीं आंकड़ों को आप मौलिक आंकड़े यानी बेसिक डाटास भी कह सकते हो। तो आप इन्हें मौलिक आंकड़े भी कहते हो। समझ में आ गई बात। चलिए, तो इसी के साथ प्राथमिक आंकड़े जो हैं वो आपके यहाँ पर समाप्त होते हैं, ठीक। अब द्वितीयक आंकड़े क्या होते हैं ये लिख लेते हैं, तो आप लिखेंगे द्वितीयक आंकड़े, सेकेंडरी डाटा। द्वितीयक आंकड़े, ठीक है, सेकेंडरी डाटा की बात करते हैं। तो सेकेंडरी डाटा ऐसे आंकड़े जो पहले ही अन्य व्यक्ति या संस्थाओं के द्वारा एकत्रित व प्रकाशित किए जा चुके हो। ऐसे आंकड़े जो पहले ही किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा एकत्रित, ठीक है, व्यक्ति या संस्था द्वारा एकत्रित किए जा चुके हो या प्रकाशित आंकड़े, ठीक है। तो या तो प्रकाशित कर दिए गए हो, यानी अखबार में से जैसे कोई न्यूज आई है उसमें से अपन ने आंकड़ा कोई उठा लिया, या मैंने अपनी डायरी में कुछ लिखा था वहां से आपने उठाकर उससे कुछ निर्णय ले लिया, या फिर जो है मैंने यहाँ पे यूट्यूब पे सपोज करो कोई चीज बताई आपको और उसको आपने नोट डाउन कर लिया, तो आपने उसमें कोई काम नहीं किया, काम मैंने किया, जैसे ये नोट्स वगैरह बना के मैंने तैयार किया। अब आप क्या लिख रहे हो, तो आपने क्या कर रहे हो, सेकेंडरी डाटा आप कर रहे हो यूज, ठीक है। मेरे प्राइमरी आंकड़ा है क्योंकि मैंने ये सब चीजें कहीं से ढूंढ ढूंढ के लिखी है, ठीक है। चलो, तो इसको लिख लीजिए एक बार। तो ये है हमारे द्वितीयक आंकड़े। अब देखिए प्राथमिक आंकड़ों का जो संग्रहण है
वो किस प्रकार से होता है, यानी कि उनको कलेक्ट कैसे किया जाता है। ठीक है, तो एक तरफ अपन लिखेंगे प्राथमिक आंकड़ों का संग्रहण, यानी कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डाटास। अब कलेक्शन कैसे होता है तो वो देखेंगे। तो सबसे पहला तरीका इसके अंदर होता है आपका क्या, तो प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान के द्वारा। ठीक है, डायरेक्ट खुद ही जो है इंडिविजुअल रिसर्च के द्वारा, तो प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान। ठीक है, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान। फिर दूसरा हमारे पास में होता है अप्रत्यक्ष, यानी इनडायरेक्टली मौखिक। ठीक है, ओरल, अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान। क्लियर, अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान। फिर तीसरा हमारे पास में आ जाता है स्थानीय पत्रकार वगैरह जो होते हैं उनके माध्यम से। ठीक है, स्थानीय मतलब लोकल, स्थानीय पत्रकार, या फिर पत्रकार नहीं है तो कोई सोर्सेस हैं, ठीक है, स्रोतों द्वारा। स्थानीय मतलब लोकल जो है, जहां कहीं के भी आप आंकड़े इकट्ठा करना चाहते हैं, वहां के लोकल में जो भी पत्रकार रहता हो कोई, या फिर समाचार पत्र चलता हो वहां पर कोई, या स्रोत इसके अलावा भी और कोई हो, उनके माध्यम से। ठीक है, इसके बाद में चौथा हमारे पास में आ जाता है सूचकों के द्वारा, या फिर प्रश्नों के माध्यम से। ठीक है, अनुसूचियां भरवाकर, अनुसूचियां, यानी जो लिस्टें होती है ना, आपने देखा होगा, लिस्ट भरवा करके कि भाई आपके घर पर जो है, देखो जैसे आपकी जनगणना की पूरी डिटेल लेके जाते हैं, फिर उससे जनगणना के आंकड़े तैयार किए जाते हैं कि कितना लिंगानुपात है वगैरह, वो सब है ना। तो उस प्रकार से, तो अनुसूचियां भरवा कर, ठीक, लिस्टें भरवा कर मतलब, या प्रश्न वगैरह कोई पूछ करके, और उस माध्यम से जैसे भी आंकड़े इकट्ठे करने हैं उस हिसाब से। इसके अलावा जो विशेषज्ञ होते हैं, है ना, स्पेशलिस्ट जो होते हैं पर्टिकुलर किसी चीज के, उनके माध्यम से, विशेषज्ञों के माध्यम से। क्लियर, तो ये है प्राथमिक आंकड़ों को इकट्ठे करने के कुछ तरीके जो आपको पता होने चाहिए, इन पर आधारित क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। अब इधर मैं लिखवा रहा हूं द्वितीयक आंकड़ों का संग्रहण। ठीक है, द्वितीयक आंकड़ों का क्या करेंगे, अब संग्रहण करेंगे, यानी सेकेंडरी डाटाज का क्या करेंगे, कलेक्शन करेंगे। अब देखिए द्वितीयक आंकड़ों का संग्रहण कैसे होगा। तो सबसे पहला तरीका तो क्या है, अंतरराष्ट्रीय प्रकाशन। अगर इंटरनेशनल अमेरिका का कोई डाटा चाहिए तो अब वहां तो जा नहीं सकते उसके लिए, तो हम अंतरराष्ट्रीय कोई भी प्रकाशन होगा उसके माध्यम से, अंतरराष्ट्रीय प्रकाशन, यानी इंटरनेशनल पब्लिकेशन की हेल्प से। ठीक है, इंटरनेशनल पब्लिकेशन के बाद में हो सकता है कोई जो है हमारे को, जैसे कि देखो अभी बजट के आंकड़े चाहिए होते हैं, किस योजना में कितने लोगों को फायदा मिला ये चाहिए होता है, तो ये हम किससे प्राप्त करते हैं, इकोनॉमिक रिव्यू से। तो कोई भी सरकारी प्रकाशन के द्वारा, सरकारी प्रकाशन। ठीक, इसके बाद में और हम द्वितीयक आंकड़े कहाँ से प्राप्त करेंगे, तो हमारे जो समिति है, आयोग है, उनकी रिपोर्ट। ठीक है, तो आयोग, समिति की रिपोर्ट। क्लियर, आयोग की और समितियों की जो रिपोर्ट्स होती है, उनकी जो पूरी डिटेल दी जाती है उनके द्वारा, अलग अलग समय पर जो रिपोर्टें निकाली जाती है उसके माध्यम से। जैसे यूपीएससी जो है अपने हर बार के सिलेक्शन हुए, किस कैटेगरी से कितने हुए, कौन सी ऑप्शनल से कितने हुए, प्रीलिम्स में किसके कैसे, वो कौन से माध्यम से हुए, वो पूरी रिपोर्ट निकलती है ना, वहां से हमें आंकड़े पता चल जाते हैं। ठीक है,
इसी प्रकार से इनकम टैक्स के आंकड़ों से हमें पता चल जाता है कितने टैक्स पेयर है, कितना टैक्स पेयर कर रहे हैं, कौन हाईएस्ट टैक्स पेयर है, स्टेट का हाईएस्ट टैक्स पेयर कौन है। क्लियर। इसके अलावा कोई भी पत्र पत्रिकाएं हैं, ठीक है, न्यूज़पेपर वगैरह जो छप जाते हैं या मैगजीन्स वगैरह हैं, उन सभी से पत्र पत्रिकाएं व समाचार पत्र, ये मैंने यही लिख दिया। ठीक। इसके बाद में समाचार पत्रों और इनके अलावा फिर आपके पास में आ जाता है हमारे अनुसंधान, जो रिसर्च पेपर्स होते हैं, जो जनरल जो है प्रिंट निकलते हैं वहां से। ठीक है, तो अनुसंधान पत्रों के माध्यम से, ठीक, अनुसंधान पत्रों के माध्यम से। तो इस प्रकार से जो है आपके प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़ों का क्या हो जाएगा, संग्रहण हो जाएगा, यानी कलेक्शन हो जाएगा। तो प्राथमिक आंकड़े क्या है, द्वितीयक आंकड़े क्या है, इनका कलेक्शन कैसे होता है, इस पर आधारित क्वेश्चन आपको एक जो है देखने को जरूर मिलेगा। बाकी फिर इसमें न्यूमेरिकल वाला पोर्शन आता है, जिसके अंदर अपन अगली क्लास के अंदर आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण पढ़ेंगे और उसके बाद में टेबुलेशन पढ़ेंगे और ये चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आंकड़े क्या हैं, आंकड़ों कितने प्रकार हैं और आंकड़ों का संग्रहण किस प्रकार से होगा, ये आपको बेसिक जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इस पर आधारित क्वेश्चन 100% एक आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो अब मिलेंगे अपन अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल ऑफ यू, प्लीज टेक केयर एंड प्लीज शेयर विद द फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।